तो फ्रिक्शन के बारे में बता सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? तुमसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे फ्रिक्शन फोर्स को? यहाँ पे एक सरफेस है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। सरफेस स्मूथ नहीं है, रफ है। और हमने इस ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी सपोज 12 मीटर पर सेकेंड। सरफेस रफ है, तो ये जो बॉडी है क्या हमेशा मूव करता रहेगा या रुक जाएगा? सर अगर रफ है तो रुकेगा। रुक जाएगा, क्यों रुकेगा? अम, क्यों रुकेगा? क्योंकि उसको एक अपोजिट फोर्स मतलब उसको एक फोर्स अपोज कर रही है ना, उसके उस ऑपोजिट फोर्स का नाम डायरेक्शन। क्या है? उस फोर्स का नाम क्या फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, हाँ ठीक। तो जब कोई बॉडी सरफेस पे मूव कर रहा हो, तो सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। क्या बॉडी रेस्ट में हो तब भी क्या बॉडी फ्रिक्शन फोर्स ऐड करता है या नहीं करता? हाँ, क्या बॉडी रेस्ट में है तब क्या बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड करता है या नहीं करता? जब बॉडी रेस्ट में तब एक्ट करता है, क्योंकि उसको रेस्ट में मतलब जो होल्ड कर रही है एक जगह पे फोर्स, उसको फ्रिक्शन फोर्स ही बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक बॉडी हमने सरफेस पे रख दिया, हम कुछ नहीं कर रहे, तो इस पे और सरफेस रफ है, तो क्या इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा है? यस सर। एक फोर्स इसका वेट ऐड करेगा नीचे mg, हम्म। एक फोर्स ऐड करेगा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में ऐड करेगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। किस, राइट या लेफ्ट? सर लेफ्ट की साइड। लेफ्ट की तरफ। उस फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन फोर्स कर क्या रहा है? उसको होल्ड करके रख रहा है एक जगह में। नहीं तो होल्ड, यदि फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है और राइट की तरफ कोई फोर्स ना लगे, और बॉडी पे लेफ्ट की तरफ कोई फोर्स लगे, तो बॉडी तो आगे मूव कर जाएगा, लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। यस सर। तो क्या बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी लेफ्ट की तरफ लग रहा है? क्या इस एग्जांपल में बॉडी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी लेफ्ट की तरफ ही लग रहा है? नहीं। नहीं। यहाँ पे तो बॉडी रेस्ट में है, मैंने बोला कि बॉडी रेस्ट में, बॉडी कुछ कर नहीं रहा। हम्म। बॉडी रेस्ट में है, हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, बॉडी को हमने सरफेस पे सिर्फ प्लेस करके छोड़ रखा है। तो क्या इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा? नहीं सर। इस बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड नहीं करेगा। ठीक है। तो इस केस में ये डायग्राम हमारा, यदि वेलोसिटी जीरो है तो ये डायग्राम गलत है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब एक दूसरा डायग्राम मैं फिर से बनाऊंगी। एक बॉडी है, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, और सरफेस जो है वो रफ है। तो क्या जरूरी है कि बॉडी मूव कर जाए? क्या ये भी हो सकता है कि बॉडी मूव करे, या ये भी हो सकता है कि बॉडी मूव नहीं करे? ऐसा पॉसिबल है कि सरफेस रफ हो और उस पर हम राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें और बॉडी मूव ना करे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर। जैसे जो टेबल है उससे तुम थोड़ा सा पुश करो तो टेबल मूव नहीं करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो मूव करेगा, लेकिन थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे, स्मॉल फोर्स अप्लाई करोगे तो टेबल मूव नहीं करेगा। ऐसा यस। तो होता है। तो हाँ। किसी बॉडी पे यदि हम फोर्स अप्लाई करें तो बॉडी मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस केस में उसे कौन रोक रहा है मूव करने से? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर। तो यहाँ पे देखो बॉडी मूव कर नहीं रहा है फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी मूव करना चाह रहा है। हाँ। यदि सरफेस स्मूथ होता तो बॉडी मूव कर जाता टुवार्ड्स राइट। यस सर। तो फ्रिक्शन, अब मेरा तो यहाँ पे मैं यहाँ पर
मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कब एक्ट करता है, तो उसका डिफिनेशन है, बॉडी जिस सरफेस के कांटेक्ट में है उस सरफेस के रिलेटिव वो मूव कर रहा हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में सरफेस के रिलेटिव मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, तो उस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, लेफ्ट। थर्ड वाले केस में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, यस लेकिन सर। वो मूव करना चाह रहा है टुवार्ड्स राइट, तो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट। तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में है और सरफेस के रिलेटिव वो मूव करना कर रहा हो या फिर मूव करना चाह रहा हो, इज मूविंग और टेंडिंग टू मूव, तो फ्रिक्शन सरफेस के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। ये है डिफिनेशन फ्रिक्शन फोर्स का। यस सर। तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख देता हूँ तुम्हें। व्हेन बॉडी मूव और टेंड टू मूव relative to surface in contact, relative to surface in contact, then surface apply a force on body on body in opposite direction parallel to surface, parallel to surface. This force is called friction. Force is called friction. This force is called friction. Okay. यस सर। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। इस चैप्टर में जो फॉर्मूला है जिससे कि प्रॉब्लम बनता है वो एक ही फॉर्मूला है और दो डिफिनेशन है। बाकी जो है फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में ऐड करता है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी में प्रॉब्लम बनाने में जनरली प्रॉब्लम आती है। तो इसे हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे। एग्जाम्पल, ये हमारा ग्राउंड है, इस पे एक बॉडी रखा हुआ है ए, और बॉडी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट। तो ये तो सिंपल है, तुम बता सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे किधर लग एक्ट करेगा। बॉडी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन। ये तो क्लियर है, सिंपल। ठीक। यस सर। सेकेंड एग्जाम, यहाँ पे बॉडी है, इस पे हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं टुवार्ड्स राइट, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। इस केस में भी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, हमें मालूम है। किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। कैसे पता चलेगा कि मूव करना चाह रहा है, यदि सरफेस स्मूथ होता तो राइट डायरेक्शन में वो मूव कर जाता। इसका मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा लेफ्ट। ओके। यस सर। ए ग्राउंड
ग्राउंड के ऊपर बॉडी ए, उसके ऊपर बॉडी बी। जो ए है वो भी मूव कर रहा है। ए की वेलोसिटी है, एग्जांपल में ले लेता हूं 3 मीटर पर सेकेंड, और जो बी की वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, टुवार्ड्स राइट। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ए रहा ए, ये रहा बी। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा ए के अपर सरफेस और बी के लोअर सरफेस के बीच में, और दूसरा ऐड करेगा ए एंड ग्राउंड के बीच में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर वाले में, मतलब बी और ए के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ए का वेलोसिटी भी टुवार्ड्स राइट है, बी का वेलोसिटी भी टुवार्ड्स राइट है, लेकिन ए का वेलोसिटी एक बी का वेलोसिटी ए के वेलोसिटी से ग्रेटर है। तो जो बी है वो ए के सरफेस पे स्लिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, या दोनों एक यस एक साथ मूव कर रहे हैं? बताओ क्या आंसर होगा, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं या बी ए के सरफेस से स्लिप कर रहा है? ए का वेलोसिटी है 3, बी का वेलोसिटी है 5। हम्म तो बी जो है ए के सरफेस पे, बी और ए जो है एक साथ मूव कर रहे हैं या बी ए के सरफेस से स्लिप कर रहा है? यस सर। क्या होगा बताओ, आंसर बताओ, स्लिप कर रहा है या एक साथ मूव कर रहा है? सर स्लिप कर रहा स्लिप कर रहा है, राइट और लेफ्ट? है। राइट। राइट। इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बी पे लगेगा लेफ्ट की तरफ, हम्म क्योंकि बी राइट डायरेक्शन में स्लिप कर रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ से ए ने बी पे लगाया लेफ्ट, तो बी ए पे लगाएगा राइट। इक्वल एंड यस। अपोजिट। और ए के लोअर सरफेस एंड ग्राउंड के बीच में, तो ए जो है ग्राउंड पे मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट। ओके। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। डी। इस एग्जांपल में ए भी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, ए का वेलोसिटी है 5, और बी है, ए मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, इसकी वेलोसिटी है 3। इसमें क्या होगा? इसमें भी ए एंड बी दोनों मूव कर रहे हैं टुवार्ड्स राइट। यस सर। ए का वेलोसिटी है 5, बी का वेलोसिटी है 3। तो इस एग्जाम्पल में भी बी जो है ए के सरफेस पे स्लिप कर रहा है, किस डायरेक्शन में स्लिप करेगा, राइट या लेफ्ट? ए का वेलोसिटी ज्यादा है, ए ज्यादा मूव करेगा, बी कम मूव करेगा, तो बी सरफेस पे किधर स्लिप कर जाएगा, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट। तो इस केस में बी पे फ्रिक्शन फोर्स राइट लगेगा। ओके। और न्यूटन थर्ड लॉ से ए ने बी पे राइट लगाया, तो बी ए पे किधर लगाएगा, लेफ्ट। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये है कि ए जो है ग्राउंड पे मूव कर रहा है राइट, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। तो यहाँ पे देखोगे बी जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है राइट, और फ्रिक्शन फोर्स भी राइट लग रहा है। तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या किस नहीं देखना होता, हमें उस जो सरफेस फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा उसके रिस्पेक्ट में देखना होता है कि वो किधर मूव कर रहा है या किधर मूव करना चाह रहा है। तो यहाँ बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा कौन, ए का अपर सरफेस, तो उसके रिलेटिव जो बी है वो मूव कर रहा है लेफ्ट, उस पे फ्रिक्शन फोर्स राइट लगेगा। ओके। यस सर। नंबर 5, एक फिफ्थ एग्जाम्पल।
ए, ये है बी, हम ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ए की वेलोसिटी भी v है और बी की वेलोसिटी भी v है। हम ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दोनों एक साथ मूव कर रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ए पे टुवार्ड्स राइट। तो इस केस में देखते हैं क्या हो। ए और ये रहा बी। यहाँ पे देखो, बी और ए एंड बी दोनों की वेलोसिटी सेम है। यस सर। तो बी जो है ए पे स्लिप नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे क्या बी ए के सरफेस पे स्लिप करना चाह रहा है। तो उसका यस। मेथड जो है क्या है, सबसे इजी मेथड क्या है वो देखो। यदि बी और ए के बीच में जो सरफेस है स्मूथ होता तो क्या होता। तो यदि ए और बी के बीच में जो सरफेस है स्मूथ होता और ए पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ए का स्पीड इंक्रीज करता, बी का स्पीड इंक्रीज नहीं करता। तो ए का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता। तो ए आगे चला जाता, बी पीछे रह जाता। हम्म। इसका मतलब जो है बी जो है किधर स्लिप करना चाह रहा है, पीछे की तरफ। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। क्या ये बात समझ में आया। यस सर। यदि सरफेस स्मूथ होता और हम ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ए आगे चला जाता। इसका मतलब बी जो है ए के सरफेस पे पीछे स्लिप करता। तो पीछे स्लिप करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे। उसके बाद तो हम न्यूटन थर्ड लॉ से लगा देंगे कि ए ने बी पे राइट लगाया तो बी ए पे लगाएगा लेफ्ट। और ग्राउंड के रिलेटिव ए तो मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट। नंबर 6। ए, बी, यहाँ पे हम फोर्स इस बार लगाएंगे बी पे। और इस केस में भी दोनों की वेलोसिटी सेम है। इस केस में भी दोनों का वेलोसिटी सेम है, ए एंड बी दोनों का वेलोसिटी सेम है। और हम फोर्स बी पे अप्लाई कर रहे हैं। इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो देखो, सरफेस यदि ए एंड बी के बीच में जो सरफेस है स्मूथ होता और हम बी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट, तो बी की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती। तो बी ए पे आगे स्लिप करता। तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे। और ए ने बी पे लेफ्ट लगाया तो बी ए पे लगाएगा राइट। और ए ग्राउंड पे मूव कर रहा है राइट, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट। क्लियर है ये, समझ में आ यस। रहा है। हाँ जी। ठीक। नंबर 7। एक पर्सन है जो कि मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट। तो हमें बताना है वो रनिंग कर रहा है, उसकी स्पीड रनिंग कर रहा है टुवार्ड्स राइट। तो हमें बताना है कि उसके दोनों पैरों पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। यदि सरफेस स्मूथ हो तो क्या बॉय जो है या पर्सन जो है क्या मूव कर सकता है सरफेस पे।
स्मूथ में हाँ। स्मूथ सरफेस पे मूव कर सकता है कि स्लिप कर जाए? स्लिप करेगा, सॉरी। हाँ, मूव नहीं कर पाएगा। हाँ जी। तो मूव इसलिए कर पाता है क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स ऐड कर रहा है। तो हमें दोनों पैरों पे बताना है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखो, पीछे वाले पैर जो है उसे देखो, यदि सरफेस स्मूथ होता तो पीछे वाला पैर जो है पीछे स्लिप कर जाता। यस सर। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा टुवार्ड्स राइट। और आगे वाले पैर को देखो, यदि सरफेस स्मूथ होता तो ये आगे स्लिप करता। इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। ठीक है। तो दोनों पैर पे यस। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होता है। अब यदि देखो यहाँ पे, यदि जो बॉय लड़का है, यदि रनिंग कर रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, मतलब नेट फोर्स टुवार्ड्स राइट है। इसका मतलब जो पीछे वाले पैर पे फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर है, आगे वाले पैर पे जो फोर्स है वो स्मॉलर है। और यदि उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वो थक गया, अब उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, मतलब नेट फोर्स जो है लेफ्ट की तरफ है। इसका मतलब जो आगे वाले पैर पे फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा है, पीछे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कम है। आई बात समझ में? यस। एक और लास्ट एग्जांपल, नंबर 8। यहाँ पे एक पर्सन है जो कि साइकिलिंग कर रहा है, पैडलिंग करके, और साइकिल जो है वो मूव कर रही है टुवार्ड्स राइट। वो पैडलिंग कर रहा है। तो हमें बताना है उसके दोनों व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। दोनों व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसे कैसे समझेंगे, देखो वो साइकिल कैसे मूव कर रहा है, वो पैडलिंग कर रहा है, पैडलिंग करने से जो ये चेन है ये रोटेट होगा क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो जो पीछे वाला व्हील है वो रोटेट होगा क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो किधर जाएगा, किधर स्लिप करेगा, पीछे की तरफ। यदि पीछे वाला व्हील जो है हम क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं विद द चेन, तो जो पॉइंट कांटेक्ट में वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो स्लिप पीछे की तरफ कर रहा है। तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा वो राइट ऐड करेगा। यदि तुम्हारा बाइक हो, साइकिल हो, यदि वो कहीं स्मूथ सरफेस पे चला जाए, तो वहां पे देखोगे पीछे वाला जो व्हील है वो स्लिप करता रहेगा, घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हम इसे चेन से क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, तो जो नीचे वाला पॉइंट है वो पीछे जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, टुवार्ड्स राइट। आई बात समझ में? यस सर। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स टुवार्ड्स राइट एक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स ट्रांसफर हुआ साइकिल को, और ये रॉड के थ्रू ये ट्रांसफर हुआ आगे वाले व्हील के सेंटर पे। इस फोर्स से आगे वाले व्हील पे फोर्स लगेगा टुवार्ड्स राइट। तो आगे में कोई चेन नहीं लगा हुआ, एक रॉड है जो कि सेंटर पे कनेक्टेड है। यह इस व्हील को रोटेट नहीं करा सकता, ये आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। तो जो पीछे नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आगे की तरफ स्लिप करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे भी दोनों व्हील पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। और आगे वाले व्हील पे जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण
जो आगे वाला व्हील है वो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। क्लियर? यस सर। इस तरह से मैंने यहाँ पे 8 एग्जाम्पल बताया है कि फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीजन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। रीजन ऑफ फ्रिक्शन। इसे भी यहाँ पे एग्जाम्पल से समझोगे। ये हमारा ग्राउंड है, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा। एक बार इस तरह से हमने रखा ऑब्जेक्ट को, दूसरी बार इसी ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से रखा। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को हमने दो तरीके से रखा, दोनों पे हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट वाले पे भी हमने फोर्स अप्लाई किया एफ, दूसरे पे भी हमने फोर्स अप्लाई किया एफ, सेम फोर्स अप्लाई कर। फर्स्ट वाले का नाम मैं कर देता हूँ ए, सेकेंड वाले का नाम करता हूँ बी। इसमें हमारा बॉडी इस तरह से, दोनों एक ही बॉडी है, अलग तरीके से रखा हुआ है। फर्स्ट केस में लार्जर सरफेस कांटेक्ट में है, सेकंड केस में स्मॉलर सरफेस जो है कांटेक्ट में है। दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा या कोई किसी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, किसी का एक्सेलरेशन कम होगा, क्या होगा? तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ए का एक्सेलरेशन ज्यादा ग्रेटर होगा, या बी वाले का एक्सेलरेशन ग्रेटर होगा, या दोनों का सेम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ। सर एक ही सर बॉडी को एक, जैसे इस एग्जांपल को देखो, ये मोबाइल है, एक बार मोबाइल को हमने ऐसे रखा है, दूसरी बार हमने ऐसे रखा है। बॉडी एक ही है, उसको अलग तरीके से रखा हुआ है, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों यस। का एक्सीलरेशन सेम होगा या किसी का ग्रेटर होगा? ए का ग्रेटर होगा या बी का ग्रेटर? सर जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है ना? हाँ बिल्कुल, मास तो दोनों का सेम है। हाँ, मास दोनों का सेम है। तो सरफेस जो है यहाँ पे स्मूथ नहीं है, रफ है। हाँ, तो सर फर्स्ट वाले केस में आई थिंक एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स कम लगेगी क्योंकि उसमें अम, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा हाँ क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस फोर्स। ज्यादा है, ऐसा है। हाँ। यस और सर। सेकेंड वाले केस में सरफेस एरिया कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यही ना? यस सर। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि दोनों में एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो सेम है। इसका मतलब कि दोनों ही केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेम है। और इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स सरफेस एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। यस सर। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझोगे। जैसे देखो, ये मोबाइल दिख रहा है तुम्हें मेरा, ये हैंड पे है, इसको हम इस तरह से फोर्स अप्लाई करके मूव कर रहे हैं, मूव कर गया। यदि इस मोबाइल को कोई अपने हाथ से प्रेस करे और मैं फोर्स अप्लाई करूं, तो मुझे सेमी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मूव करने के लिए, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? यदि कोई प्रेस करे यस सर। तो क्या होगा? ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मुझे या कम फोर्स? नहीं, आंसर बताओ मुझे। यदि मैं मोबाइल को, कोई पर्सन जो है प्रेस कर रहा है ऊपर से ऐसे, तो अब इस यस, मोबाइल को मैं मूव करना चाहता हूं, तो मुझे ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या सेम फोर्स में ही मूव कर जाएगा? ग्रेटर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें आखिर क्या चेंज हुआ?
एक्सेलरेशन। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन तो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो मूव करेगा। तो मुझे मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज कर गया होगा प्रेस करने से। हाँ जी। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे इंक्रीज कर गया प्रेस करने से? तो यस। फ्रिक्शन फोर्स का जो रीजन है वो है मोलेकुलर फोर्स। जो दोनों के सरफेस के मोलेकुल आपस में कांटेक्ट में है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम प्रेस करेंगे तो जो मोलेकुल कांटेक्ट में नहीं थे वो भी कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो फ्रिक्शन, तो फोर्स इंक्रीज कर जाता है, फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। हम्म। यहाँ पे भी जो दो एग्जाम्पल है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स सेम क्यों है? क्योंकि फर्स्ट केस में एरिया ज्यादा है, ग्रेटर है ना, तो हमें लगता है कि यस सर। ज्यादा मोलिकुल कांटेक्ट में है। लेकिन सेकंड केस में क्या है कि एरिया कम होने से प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ कि जो मोलिकुल कांटेक्ट में नहीं था वो भी कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ओवरऑल दोनों ही केस में जो नंबर ऑफ मोलिकुल कांटेक्ट में वो दोनों सेम आ जाएगा। हम्म। फर्स्ट केस में एरिया तो ज्यादा है, लेकिन वहां पे जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। तो फोर्स यहाँ पे जो है वेट है बॉडी का। तो बॉडी का वेट तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन फर्स्ट केस में एरिया ज्यादा है तो फर्स्ट केस में प्रेशर कम है। सेकेंड केस में एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा कि जो मोलिकुल कांटेक्ट में नहीं आ रहा था वो भी कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा कि दोनों में नंबर ऑफ मोलिकुल जो कांटेक्ट में है वो सेम हो जाते हैं। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स दोनों में क्या हो जाता है? सेम हो सेम जाता हो है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहेगा कोई भी पर्सन कि फ्रिक्शन फोर्स क्यों होता है? तो जो सरफेस कांटेक्ट में है वहां पे जो मोलिकुल है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उन्हीं के कारण होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूं, जाए। यस सर। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन सरफेस इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मोलिकुल at it do not depend on surface area. It do not depend on surface area. It depend on roughness of surface, a state of roughness of surface, a state of roughness of surface, and nature of material. नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ कि कॉपर है, आयरन है, इस पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ, ओके डन। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे भी एक एग्जांपल से पहले समझेंगे हम। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक बॉडी रख दिया हमने। ये हमने बॉडी रख दिया और इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई कर, ठीक है। हम्म। फोर्स अप्लाई किया हमने 3 न्यूटन यस सर। टुवार्ड्स राइट। बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेफ्ट एक्ट करेगा। हाँ। फ्रिक्शन फोर्स भी 3 होगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यस सर।
अब हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया 4, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी 4 हो गया। हम्म। हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया 5, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो ये भी 5 हो गया। यस सर। हमने कर दिया 6, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो ये 6 हो जाएगा। यस सर। मैं 6 से थोड़ा सा भी इंक्रीज करूं, 6.01, तो बॉडी मूव करने लगता है। उस समय जब हम मेजरमेंट करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो है थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा या ऑलमोस्ट सेम रहेगा, हम्म। 5.8। उसके बाद बॉडी पे फिर फोर्स लगाओगे, 7 इंक्रीज करोगे, बॉडी मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू सेम रहता है 5.8, जो भी रहेगा, जो भी वैल्यू है 5.8 हो या 10 हो, जो भी है वो सेम रहेगा जब तक बॉडी मूव कर रहा है। यदि हम 10 अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स 5.18। तो यहाँ पे देखो दो तरह का सिचुएशन है, एक है कि जब बॉडी मूव नहीं कर रहा था, और दूसरा सिचुएशन है जब बॉडी मूव कर रहा है। तो जब बॉडी मूव कर रहा है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक का मतलब मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यस सर। और जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है उस समय जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे देखो, जब हम फोर्स हमने 6 न्यूटन अप्लाई किया था, तो बॉडी पे भी फ्रिक्शन फोर्स 6 लग रहा था, बॉडी मूव नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज कर दिया, तो बॉडी मूव करने लगा। तो इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है हमारा 6, इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब बॉडी मूव करने करने वाला हो, इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स 3 टाइप के हो गए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। बोलो क्लियर। यस सर। तो जब बॉडी मूव नहीं कर रहा है उसमें जो फ्रिक्शन है स्टैटिक, मूव कर रहा है तो काइनेटिक, और मूव नहीं कर रहा है लेकिन मूव करने करने वाला है, वो है लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इसमें देखोगे जितने भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो यस सबसे सर। ग्रेटर फ्रिक्शन है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। हम्म। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होता है किसी भी सरफेस के लिए, जो भी मटेरियल हो, इसका फॉर्मूला होगा उससे हमें मिल जाएगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, हम 3 अप्लाई कर रहे हैं तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि तुम जितना भी फोर्स अप्लाई करोगे ये अपने आप को उसके इक्वल एडजस्ट कर लेगा। तो ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। यदि तुम 2 न्यूटन अप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 करोगे तो 1 हो जाएगा, 4 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन हम्म। फोर्स कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग। तो फर्स्ट कर लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का क्या डिफिनेशन है? जब बॉडी सरफेस पे रिलेटिव मूव नहीं कर रहा हो लेकिन मूव करने वाला हो, उस समय जो अपोजिट फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इट इज opposing force यस। by surface on body, on body when it do not move but tend to move, tend to move relative to surface in contact, relative to surface in contact।
और ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, इट adjusts its value equal to applied force. So it is self-adjustable force. So it is self-adjustable. Clear? Number 2, kinetic friction. जब बॉडी सरफेस के रिलेटिव मूव कर रहा है उस समय जो अपोजिट फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. इट इज अपोजिट फोर्स by surface on body by surface on body when body moves relative to surface in contact. Relative to surface in contact. और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला समझोगे. ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा बॉडी है. बॉडी मूव कर रहा है टुवार्ड्स राइट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा लेफ्ट, एफ के कर देते हैं सिंबल. और सरफेस बॉडी पे एक और फोर्स अप्लाई करेगा, वो है नॉर्मल फोर्स. हमने न्यूटन लॉ में किया था ना नॉर्मल फोर्स. तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है इस नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to normal force by same sum. तो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, और प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट अप्लाई होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई. यहाँ पे कांस्टेंट है म्यू के. where mu k is constant called coefficient of kinetic force. Coefficient of kinetic force. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है. ये हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन. उसी तरह से थर्ड है हमारा लिमिटिंग. लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैंने क्या बताया था कि जब बॉडी सरफेस पे मूव नहीं कर रहा हो लेकिन करने करने वाला हो, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन,
उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज अपोजिट फोर्स, it is opposite force on the body by surface when body is on verge of motion relative to surface in contact। relative to surface in contact। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो फॉर्मूला वही है जो हमारा काइनेटिक के लिए था। ये हमने ग्राउंड बनाया, इस पे बॉडी है, बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवार्ड्स राइट, पर बॉडी मूव नहीं कर रहा। करने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। और सरफेस बॉडी पे एक और फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी जो है नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। बस डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे कोफिशिएंट है म्यू के, यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा म्यू, सिर्फ कोफिशिएंट का वैल्यू चेंज कर जाएगा। काइनेटिक सुन रहे हो कनिष्क का? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कनिष्क का सुन रहे हो? हेलो? सर मैं म्यूट पे थी जब से, सॉरी। ओहो। हाँ। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी नॉर्मल फोर्स के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स बाय सेम सरफेस। एफ एस प्रोपोर्शनल टू एन। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो हम लिख देंगे म्यू एस। वहां पे हमने लिखा था म्यू के, यहाँ पे लिख देंगे हम म्यू एस। तो म्यू एस क्या है? इज कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, डन। यस सर। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, बस हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स वर्सेज अप्लाइड फोर्स ग्राफ। वाई एक्सिस पे फ्रिक्शन फोर्स, एक्स एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स। अब उस एग्जाम्पल को हम फिर से देखेंगे जो मैंने यहाँ पे बताया था। देखो, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 1 पे 1 होगा, 0 पे 0 होगा। तो जब तक बॉडी मूव नहीं कर रहा है उस समय तक फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2,
3 पे 3, ये स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होगा, और ये जो एंगल है ये बिल्कुल 45 डिग्री होगा। और फिर से एग्जांपल को देखो, 5 है तो 5, 6 है तो 6, और जैसे ही 6 के बाद हमने इंक्रीज किया, बॉडी मूव करने लगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो यदि अब तुम्हारा बॉडी मूव करने लगा, तो इसके बाद तुम्हारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, और उसके बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा ये जो कांस्टेंट वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स का, ये कौन सा फोर्स हो गया, ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो वैल्यू है हमारा, ये स्टैटिक है, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये अपने आप को चेंज करता रहता है। जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उसके इक्वल ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये ग्राफ हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ये ग्राफ समझ में आया। अप्लाइड फोर्स हम इंक्रीज करेंगे यस जीरो से, सर। फ्रिक्शन फोर्स में इंक्रीज होगा इक्वल, तो इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा और कांस्टेंट रहेगा। तो अब जो वैल्यू है वो काइनेटिक है, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो है लिमिटिंग। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसका ऑलमोस्ट हमने थ्योरी कर लिया, बस दो डिफिनेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दो डिफिनेशन करेंगे, फिर इसके प्रॉब्लम करेंगे। ओके। ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू।